to the Psyche Decoded, hosted by Adel. वेलकम बैक टू साइकी डिकोडेड, एक ऐसी जगह जहाँ पे हम इंसानी दिमाग में छुपे मुख्तलिफ पहलुओं से पर्दे उठाते हैं। जी मैं आदिल, उम्मीद और ख़याल यही है कि आप खैरियत से हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुस्से के एक ऐसे पहलू पर जो ज़िंदगी बदल सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब हम उसे समझकर अपने लिए रास्ता बनाएं। अक्सर औक़ात हम गुस्से को सिर्फ एक नेगेटिव चीज़ समझते हैं, लेकिन गुस्सा असल में एक ऐसा सिग्नल होता है, एक ऐसा गाइड है जो हमें बताता है कि हमारी ज़िंदगी या रिश्तों में कुछ ठीक नहीं चल रहा। मिसाल के तौर पे जब एक माँ ने देखा कि उसका छोटा बेटा एक तेज़ धार छुरी से गलत अंदाज में सेब काट रहा है, तो माँ बेझिझक चिल्ला उठी कि तुम ऐसे गलत तरीके से सेब काटोगे तो छुरी हाथ पे लग जाएगी। माँ का ये कहना ही था कि माँ बेटे दोनों के दरमियान एक बहस शुरू हो गई। लेकिन कुछ देर बाद जब माँ ने वही बात एक एहसास भरे अंदाज में कही कि बेटा, जब मैं तुम्हें छुरी के साथ देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत डर लगता है। माँ की ये बात सुनते ही बेटे ने छुरी एक साइड पे रख दी। देखिए, जब हम अपने एहसासात की जिम्मेदारी लेते हैं ना, तो पावर स्ट्रगल कम हो जाती है। दोस्तों, गुस्से का इस्तेमाल और बेहतर अंदाज में कैसे किया जा सकता है, ये हमें किरण की कहानी से मज़ीद बेहतर समझ आएगा। किरण एक वर्किंग मदर है और कुछ अरसे से किरण के अपने बॉस के साथ सैलरी इवैल्यूएशन पे कुछ मसाइल चल रहे हैं। किरण पहले तो कॉन्फिडेंट थी, लेकिन जैसे ही बॉस ने थोड़ी सी क्रिटिसिज्म दी, उसकी क्लैरिटी टूट गई, आंसू आ गए और बात सैलरी से पर्सनल स्ट्रगल पे चली गई। नतीजा, मसला वहीं का वहीं रहा। किरण का असली मसला ये था कि वो अपनी बात पर कायम रहने से घबराती थी, क्योंकि वो अलग दिखने या रिलेशनशिप ख़राब होने से डरती थी। और ये चीज़ सिर्फ ऑफिस में नहीं थी, बल्कि उसके घर पे, दोस्तों के साथ और हर जगह होता। दोस्तों, हम अक्सर गुस्सा दबाते हैं या उसे आंसुओं में अपॉलजीज़ के साथ या सेल्फ क्रिटिसिज्म में बदल देते हैं। गुस्से का बेहतरीन इस्तेमाल ये है कि हम ब्लेम कम करें और अपने आप को अच्छे से समझें। मसलन ये कि मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता या चाहती हूँ, मेरे लिए क्या एक्सेप्टेबल है। जैसा कि एक औरत ने अपने शौहर से कहा कि तुम्हारी सेहत की फ़िक्र में मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाता है, मैं चाहती हूँ कि तुम डॉक्टर के पास जाओ। अक्सर इस तरह की डिमांड्स हम अपनी ज़रूरत के हवाले से करते हैं, इसलिए नहीं कि सामने वाला गलत होता है। और कभी कभी क्लैरिटी का मतलब होता है कि बॉटम लाइन लेना। जैसा कि अगर आप अपने पार्टनर से कहें कि अगर तुम ये रिलेशनशिप ख़त्म नहीं करते तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती या रह सकता। ये धमकी नहीं है, बल्कि ये उसकी अपनी हद है, जिस हद तक एक औरत या एक मर्द बर्दाश्त कर सकता है। दोस्तों, गुस्सा हमारे अंदर का एक कंपास है, लेकिन इससे फ़ायदा तब होगा जब हम ब्लेम छोड़कर अपने बारे में ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। हर दफ़े रिएक्शन से पहले एक दफ़ा रुक के सोचें, मैं क्यों गुस्सा हूँ, मुझे दर हकीकत क्या चाहिए, और मैं इस सिचुएशन में अपनी डिग्निटी कैसे सेव कर सकता या कर सकती हूँ। देखिए, गुस्सा जब समझ कर इस्तेमाल हो तो सिर्फ तोड़ता नहीं है, बल्कि बनाता भी है। दोस्तों, एक और केस स्टडी की बात करते हैं जिसमें कैटी की कहानी भी बहुत कुछ बयान करती है। कैटी 50 साल की होम मेकर है जिसके बच्चे अब बड़े हो चुके हैं और अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन कैटी की ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा अब भी उसके वालिद के गिर्द घूमता है। कैटी के वालिद 72 साल के हैं, रिटायर्ड टीचर हैं और सेहत कुछ ख़ास अच्छी नहीं रहती उनकी। कैटी की माँ के इंतकाल के बाद उसके वालिद अक्सर कैटी को कॉल करते और शॉपिंग, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट्स, छोटे मोटे काम, मतलब हर चीज़ के लिए कैटी से पूछते। और जब कैटी मना करती तो वालिद साहब रूठ जाते या सेहत का रोना सुनाकर अपनी बेटी को कसूरवार बना देते। कैटी का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता है और हर दफ़े वो ब्लेम करती है कि मेरे वालिद डिमांडिंग हैं, मेरे वालिद सिर्फ मेरा वक्त अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं।
लेकिन असल मसला ये था कि कैटी ने अपनी आखिरी हद को समझा ही नहीं था, अपनी लिमिट लाइन को डिफ़ाइन ही नहीं किया था। यानी कौन सा काम कितना ज़रूरी है, किस चीज़ के लिए हाँ करनी है, कब अपने लिए वक्त निकालना है और कब किसी काम के लिए मना करना है, और इन सब चीज़ों की अहमियत का अंदाज़ा कैटी को बिल्कुल भी नहीं था। थेरेपी के दौरान कैटी ने सीखा कि दूसरे को बदलने की कोशिश के बजाय अपनी साइड को क्लियर करना ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर उसने एक दिन अपने वालिद से कहा कि अब्बू, मेरा मसला ये है कि मैं आपकी ज़िम्मेदारी और अपनी ज़िम्मेदारी का बैलेंस समझ ही नहीं पा रही हूँ। जब मैं ज़्यादा करती हूँ तो गुस्सा आता है, जब कम करती हूँ तो गिल्ट होता है। अब नेचुरली वालिद साहब ने भी थोड़ा सा इमोशनली अत्याचार ज़रूर किया, लाइक तुम्हारी माँ ने अपने माँ बाप का ख्याल पूरी ज़िंदगी रखा, तुम बिल्कुल भी वैसी नहीं हो। कैटी ने आराम से जवाब दिया, जी मैं माँ जैसी नहीं हूँ, शायद मैं ज़्यादा सेल्फिश हूँ, लेकिन अब मुझे अपनी लिमिट समझनी है। फिर कैटी ने अपनी फैमिली हिस्ट्री के बारे में मज़ीद जानने की कोशिश की। उसे पता चला कि उसकी माँ, उसकी फूफी, दादी सब ने इसी केयर टेकर रोल को अलग तरह से हैंडल किया था। कुछ ने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, कुछ ने बिल्कुल हाथ नहीं लगाया। फिर कैटी को समझ आया कि ये फैमिली लेगेसी का पार्ट है और बीच का रास्ता अब कैटी को खुद ढूंढना है। आखिर में कैटी ने छोटे लेकिन पक्के चेंजेस किए। हफ्ते में सिर्फ 2 दफ़े डिनर प्लान किया, शॉपिंग के लिए सिर्फ सैटरडे का दिन फिक्स कर दिया और कॉल पे मदद करने की आदत को छोड़ दिया। इन सब के बाद कैटी का गुस्सा कम होना शुरू हो गया। उसे अपना गिल्ट मैनेजेबल लगने लगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसके वालिद साहब ने भी अपने दोस्त बना लिए, जिनसे वो तमाम दिल की बातें करते जो शायद वो अपनी बेटी के साथ नहीं कर सकते थे। दोस्तों, गुस्सा दूसरे को ब्लेम करने का सिग्नल नहीं है, बल्कि अपने खुद के अंदर क्लैरिटी ढूंढने का मौका है। और जब हम इस चीज़ को एक्नॉलेज कर लेते हैं कि हम किस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं और किस चीज़ की ज़िम्मेदारी हमारी नहीं है, तो हम अपने रिश्तों में बेहतर चल सकते हैं। दोस्तों, याद रखिए कि अगर आप हर काम के लिए हर वक्त हाजिर होते हुए गुस्सा महसूस करते हैं, तो शायद वक्त है एक कदम पीछे हटने का और उस गिल्ट के साथ जीना सीखने का, जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, आपने अक्सर एक ट्रिकी सवाल सुना होगा कि किसकी ज़िम्मेदारी है। जब हम गुस्सा होते हैं ना, अक्सर हम समझते हैं कि किसी और ने हमें गुस्सा दिलवाया है, और जब कोई दूसरा हम पे अपना गुस्सा जाहिर करता है तो हम समझते हैं या तो हम गलत हैं या वो गलत है। लेकिन दरअसल सच इतना सिंपल नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे कुछ केस स्टडीज़ को मैंने छोटी छोटी सिचुएशंस में डिवाइड कर दिया है ताकि मुझ समेत आप भी बेहतर अंदाज में समझ सकें। पहली सिचुएशन बस के ड्राइवर की है। फ़र्ज़ करें कि आप और आपके 2 दोस्त एक बस सवार हैं और आप ड्राइवर को बार बार रुकने को कहते हैं, लेकिन ड्राइवर अचानक गुस्से से आप पर टूट पड़ता है। तो इस सिचुएशन में आप तीनों का रिएक्शन अलग अलग होगा। एक दोस्त शायद उदास हो जाए, दूसरा दोस्त शायद वापस गुस्सा करे और आप शायद वापस ड्राइवर के साथ लड़ना शुरू कर दें। सवाल ये है, क्या ड्राइवर हमारी फीलिंग्स का ज़िम्मेदार था? नहीं, क्योंकि हमारा रिएक्शन हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी था। दूसरी सिचुएशन कैटी और उसके वालिद की है। अगर कैटी समझे कि उसके गुस्से का सबब सिर्फ वालिद का डिमांडिंग होना है, तो वो फंस जाएगी, क्योंकि वो अपने वालिद को चेंज नहीं कर सकती। और अगर वो अपने वालिद के रिएक्शन की ज़िम्मेदारी खुद लेगी, तो वो हमेशा अपने उसी पुराने पैटर्न में वापस चली जाएगी। दोस्तों, तीसरी सिचुएशन एक मियाँ बीवी की है। दोनों एक जर्मन शेफर्ड डॉग रखते हैं। एक रात उनका डॉग बीमार हो जाता है। बीवी चाहती है कि रात के वक्त डॉक्टर को बुलाएं, लेकिन शौहर मना कर देता है। अगली सुबह डॉक्टर ने आते ही कहा कि आपको मुझे उसी वक्त कॉल कर लेना चाहिए था। और अब बीवी गुस्से से बोलती है कि अगर हमारे डॉग को कुछ हो जाता तो तुम जिम्मेदार होते। लेकिन दरअसल उस एमरजेंसी में डिसीजन लेना बीवी की अपनी जिम्मेदारी भी था। उसने खुद कॉल क्यों नहीं की?
दोस्तों, अपना फैसला लेना और उसकी जिम्मेदारी लेना हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेशक दूसरा एग्री करे या ना करे। चौथी सिचुएशन एक और ख़ातून की है। ये ख़ातून अपने शौहर से तंग थी कि वो घर के काम काज में उसकी मदद नहीं करता। उसने आराम से अपना मसला शेयर किया लेकिन अपने एक्शंस नहीं बदले, और फिर कुछ दिन बाद सब कुछ सच में उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया। तो ख़ातून ने अपने टास्क्स डिसाइड कर लिए कि वो कुछ काम करेगी, कुछ बिल्कुल नहीं करेगी। ख़ातून ने अपने शौहर को चांस दिया कि वो अपने तरीके से बाकी बचे काम मुकम्मल करे, और ख़ातून का ये तरीका काम कर गया। उसके शौहर ने बाकी बचे हुए काम मुकम्मल करना शुरू कर दिए। ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि ख़ातून ने अपने गुस्से को अपने शौहर पे निकालने की बजाय अपने लिए बाउंड्रीज बनाना मुनासिब समझा। पांचवी सिचुएशन दो भाइयों की है। छोटा भाई हमेशा अपने क्राइसिस में कॉल करता है, पैसे और मशवरे लेता है, लेकिन वो ना तो अपने बड़े भाई की बात मानता और ना ही उसकी किसी बात को अपनी ज़िंदगी में कहीं पे भी इम्प्लीमेंट करता। बड़ा भाई गुस्से में रहता लेकिन हर दफ़े मदद कर दिया करता। इस चीज़ को समझिए कि बड़ा भाई ओवर फंक्शन कर रहा था, जिस वजह से छोटा भाई अंडर फंक्शन करता रहता है। लेकिन जब बड़े भाई ने मदद करना बंद की और सिर्फ इमोशनल सपोर्ट की, तो छोटे भाई को अपनी गलतियों और जिम्मेदारियों का गहराई से एहसास हुआ और तमाम मामलात सेट हो गए। दोस्तों, बयान की गई हर सिचुएशन हमें जो कुछ सिखाती है वो सब ये है कि हम अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स और एक्शंस के ज़िम्मेदार हैं। दूसरों के एक्शंस हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ओवर फंक्शनिंग, रेस्क्यू करना और दूसरे को शेप अप करना हमारी ग्रोथ और उसकी ग्रोथ दोनों को रोकता है। अब अगर आप जब भी गुस्से में हो तो अपने आप से लाजमी पूछेगा कि मैं किस चीज़ का ज़िम्मेदार हूँ और किस चीज़ का ज़िम्मेदार नहीं हूँ, और मैं अपना हिस्सा कैसे बदल सकता या बदल सकती हूँ बिना ब्लेम गेम खेले। ये क्लैरिटी ही वो चाबी है जो गुस्से को प्रॉब्लम बनाने के बजाय सॉल्यूशन बना देती है। दोस्तों, हम सबकी ज़िंदगियों में एक अजीब इमोशनल पैटर्न मौजूद है, जिसे अगर हम ट्रायंगल कहें तो गलत ना होगा। जैसा कि 3 लोग, 3 रिश्ते और एक छुपी हुई टेंशन का डांस, जो हमें इस केस स्टडी में सीखने को मिलता है। जुनैद कुछ अर्सा पहले अपने वालिदैन से मिलने दूसरे शहर चला जाता है। उसके अबू बिल्कुल ठीक ठाक और हेल्दी थे, लेकिन इस दफ़े हार्ट अटैक हो गया। जुनैद कुछ अर्से अपने वालिदैन के साथ रहा, उनकी देखभाल की और वक्त अच्छा गुजर गया। लेकिन वापस आते ही जुनैद अपने बच्चों पे गुस्सा करने लगा। उसका एक बेटा हर सुबह नींद से बेदार होता तो हमेशा सिर दर्द की शिकायत करता। दूसरा बेटा ज़्यादा शरारतें करता और दोनों भाई रोज़ लड़ते। जुनैद को शुरू में लगा कि मसला बच्चों का है, लेकिन दरअसल जुनैद अपने पेरेंट्स के बुढ़ापे और उनकी मौत के खौफ को दिल में छुपाए हुए था, और वो दुख, वो खौफ एक गुस्से की शक्ल में उसके बच्चों पे निकलता। जब जुनैद ने अपने बच्चों से खाना खाते हुए माफ़ी मांगी, उन्हें सच बताया कि वो उनके दादा और दादी के बुज़ुर्ग होने से उदास है, तो उसके दोनों बच्चे रिलैक्स हो गए, लड़ाई कम हो गई। उन्होंने पहली दफ़ा मौत और दादा के हार्ट अटैक के बारे में सवाल किए, और इस तरह जुनैद के मामलात अपने बच्चों के साथ बिल्कुल ठीक हो गए। दोस्तों, कभी कभी हम अपने अंदर का दुख, खौफ और परेशानी जैसी चीज़ों को गुस्से की सूरत में किसी तीसरे पे निकाल देते हैं, और इसी चीज़ को ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल हर जगह होता है, घर में, काम पे, दोस्तों में। मिसाल के तौर पे कि एक बीवी अपने शौहर से डायरेक्टली गुस्सा नहीं करती जब भी वो काम से लेट घर आता है, बल्कि वो बच्चों की शिकायत करते हुए इनडायरेक्टली बात करती है। या फिर एक हॉस्पिटल में मौजूद एक नर्सिंग डायरेक्टर जो अपने डॉक्टर बॉस से गुस्सा नहीं करती, लेकिन अपनी एक नर्स एम्प्लॉय पे ज़्यादा सख्ती करती है। दोस्तों, बात करते हैं एक और फैमिली की कि जिनका बेटा बिली 8 साल का है और स्कूल में कुछ प्रॉब्लम्स का शिकार है। उसके अबू बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज थे और उसकी अम्मी हर वक्त डिफेंसिव मोड में रहने वाली थी, और इन तीनों की हर जगह लड़ाई चलती रहती। बिली की अम्मी बिल्कुल बीच में मीडिएटर बन के प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करती, लेकिन पैटर्न वहीं का वहीं था।
और जब बिली की अम्मी ने कॉन्शियसली डिसाइड किया कि मैं अब इन दोनों के बीच से निकल आऊँगी, तो बिली और उसके अब्बू डायरेक्ट अपने मसले खुद हैंडल करने लगे। उसके अब्बू का गुस्सा कम होने लगा, बिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ज़्यादा होने लगी। दोस्तों, जैसे ही ट्रायंगल टूटता है ना, तो असली मसले सामने आ जाते हैं। दोस्तों, ट्रायंगल सिर्फ मौजूदा रिश्तों से नहीं बल्कि पुरानी फैमिली हिस्ट्री से भी बनते हैं। जैसे कि बिली के अब्बू का गुस्सा इसलिए भी ज़्यादा था क्योंकि बिली के अब्बू के वालिद 36 साल की उम्र में फौत हो गए थे जब बिली के अब्बू 8 साल के थे, और आज बिली खुद 8 साल का है और उसके वालिद 36 साल के हैं। ये एक एनिवर्सरी रिएक्शन काम कर रहा है और बिली की अम्मी अपने भाई, जो कि फैमिली का ब्लैक शीप था, उससे इमोशनली कट ऑफ थी, लेकिन बिली में उसकी कुछ आदतें देखकर वो ओवर रिएक्ट कर दिया करती थी। दोस्तों, जब हम एक रिश्ते की टेंशन तीसरे पे शिफ्ट करते हैं ना, तो हम असली मसले को अवॉइड कर देते हैं। ट्रायंगल तोड़ने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप पुरसुकून अंदाज में उलझे हुए मामलात से बाहर निकलें और अपने रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश करें। याद रखिए कि जब हम दूसरे को फिक्स करने की बजाय खुद पे फोकस करते हैं ना, तो ग्रोथ सबकी होती है। सोच के देखिए कि अगर कोई एक प्रॉब्लम पर्सन आपकी लाइफ से हट जाए तो आपका गुस्सा, घबराहट या एनर्जी कहाँ पे जाएगी? शायद आपको अपने आप से मिलने का मौका ही मिल जाए। दोस्तों, इस चीज़ को समझिए कि शॉर्ट टर्म गोल अचीवमेंट यानी मुख्तसर वक्त के लिए गुस्से को रोकने के लिए या गुस्से को कम करने के लिए हर कोई मशवरा देता है, जैसे कि वॉक कर लिया करो, मेडिटेशन कर लो, 1 से 10 तक गिनती किया करो या अपनी बात रोक लो। लेकिन असल काम ये है कि लंबे अरसे में हम अपने गुस्से को कैसे इस्तेमाल करें ताकि हम अपने आप को बेहतर समझ सकें और पुराने रिलेशनशिप पैटर्न्स तोड़ सकें। हमारी आदत होती है कि गुस्से को या तो दबा दिया जाता है या फिर पुराने तरीके से रिएक्ट किया जाता है। ये पैटर्न्स हर किसी के पास होते हैं। कुछ लोग टेंशन में ज़्यादा डिमांडिंग हो जाते हैं, कुछ दूर भाग जाते हैं, कुछ बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं, कुछ हर चीज़ का कंट्रोल अपने हाथों में ले लेते हैं और कुछ सिर्फ ब्लेम करते रहते हैं। पहला स्टेप ये है कि अपने पैटर्न आइडेंटिफाई किए जाएं। फिर ये कि दूसरे का अंदाज़ तुम्हारे अंदाज से कैसे रिएक्ट करता है इसे समझा जाए। जैसे अगर तुम ओवर फंक्शनर हो और तुम्हारा पार्टनर भी ओवर फंक्शनर ही है, तो कम टेंशन में तुम दोनों एक दूसरे की तारीफ़ करोगे, लेकिन जैसे ही स्ट्रेस आएगा तो लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। और फिर अपने गुस्से में अपना आम तरीका बदलना, जैसे अगर तुम हमेशा किसी के पीछे पड़ जाते हो जब वो दूर हो रहा होता है, तो इस दफ़े ये करो कि उसे स्पेस दो। अगर तुम गुस्से में हमेशा खामोश रहते हो तो इस दफ़े आराम से अपनी बात उसके सामने रख दो। इस चीज़ को याद रखो कि तब्दीली आसानी से नहीं आती। तुम्हारे इर्द गिर्द के लोग तुम्हारे अंदर आने वाले चेंजेस की वजह से लाजमी रिएक्ट करेंगे। तुम्हें खुद भी डाउट होने लगेगा, इसलिए आहिस्ता चलो, स्मॉल स्टेप्स लो। गुस्सा जल्दी एक्शन लेने पे मजबूर करता है, लेकिन सोच समझ के पोजीशन लेना ज़्यादा बेहतर होता है। और सबसे अहम बात यह है कि गुस्से को अपने टारगेट पे रखो। इधर उधर की बातें करके प्रॉब्लम डिस्कस करने से सिर्फ ट्रायंगल्स बनते हैं जहां दो लोग तीसरे के ख़िलाफ़ बातें करने लगते हैं। और ये चीज़ वक्ती तौर पे आपकी टेंशन तो कम कर देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम और ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। इसलिए जिस इंसान से आपको प्रॉब्लम है, डायरेक्ट उसी से बात करो, लेकिन आराम से, एक पुरसुकून अंदाज में। दोस्तों, हमारी फैमिलीज़ में भी ट्रायंगल्स बहुत नॉर्मल होते हैं। जैसे कि माँ तुमसे भाई की शिकायत करेगी और इस डिस्कशन में तुम अपनी माँ के साथ मिल जाओ या अपने भाई की तरफदारी करो, दोनों ही तरह से तुम ट्रायंगल में फंस जाओगे। हिम्मत इस चीज़ में है कि तुम पोलाइटली ट्रायंगल से बाहर निकलो और हर किसी को रिश्ते के हिसाब से एक अलग मुकाम पे रखो। बस इस चीज़ को ज़हन में रखो कि अपने गुस्से को सिर्फ रिएक्शन में ज़ाया मत करो, उसे अपनी ग्रोथ का फ्यूल बनाओ। अपना सेल्फ डिफाइन करना, अपना असली आप बनना, ये काम सिर्फ हम खुद ही कर सकते हैं, कोई और हमारे लिए नहीं करेगा।
लेकिन ये काम अकेले भी नहीं होता, क्योंकि हम अपने रिश्तों से सीखते हैं, उन्हीं के ज़रिए अपने बारे में नए सच समझते हैं। सेल्फ हेल्प कभी कभी गलत असर डाल सकती है, ख़ास तौर पे जब अगर ये एहसास दिलाएं कि तब्दीली बहुत आसान है। हकीकत तो ये है कि लंबे अरसे का बदलाव एक स्मूथ प्रोसेस नहीं होता, इसमें टाइम लगता है। हम गिरते हैं, हम टूटते हैं, फिर जुड़ते हैं, दोबारा खड़े होते हैं, फिर से चलते हैं, फिर संभलते हैं और कुछ कदम आगे बढ़ जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि पर्सनल प्रॉब्लम्स का ताल्लुक सोशल कंडीशन से भी होता है। यानी अगर सोसाइटी और इंस्टीट्यूशंस हमें अजीब नज़र से देखते हैं तो घर के अंदर के पैटर्न्स भी वैसे ही हो जाते हैं। इसलिए सिर्फ पर्सनल रिलेशनशिप में चेंज लाना काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें सोसाइटी के अनजस्ट सिस्टम को भी चैलेंज करना होगा। Welcome to the Psyche Decoded, hosted by Adel.